चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। क्योंकि मैं उठा ही हूँ इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमने लास्ट क्या पढ़ा था, कैसे एक ऑफर एक्सेप्टेंस में तब्दील होकर एग्रीमेंट का रूप लेता है, और कैसे हमने पढ़ा था कि हर एग्रीमेंट ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जल्दी बताएंगे। क्यों पढ़ा था हम लोगों ने? एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा। इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा। बट हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एग्रीमेंट ही कहलाएगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट से पैदा हुआ है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आप लोगों ने पढ़े थे एनी काइंड ऑफ ऑफर विच इज एक्सेप्टेड इज बिकम्स एन एग्रीमेंट। किसी भी प्रकार का ऑफर जब एक्सेप्ट होता है इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। देन एग्रीमेंट में भी ओरल, इट में बी रिटर्न, इट में बी लीगल, इट में बी इलीगल, इट में बी सोशल, इट में बी डोमेस्टिक। अब आज मैं आप लोगों को थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जिसपे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, हमने क्या पढ़ा था और क्या हम लोगों ने स्टार्ट किया, है ना। ठीक है, ओके। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गए तो लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो लैंग्वेज के लिए अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर है जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये देख लीजिए एक बार देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एन एग्रीमेंट। नर मादा दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों में से अगर एक भी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं रही तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए आपको, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एनफोर्सिबिलिटी लगेगी, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय लॉ, और वो राइटिंग में होना, मैंने बताया था, है ना। सुनील और अनिल वाले एग्जांपल में दिक्कत क्या थी कि सुनील का इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का था ही नहीं। तो अब इसको एक चार्ट के थ्रू बनाते हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझिए। सुनील वाला अनिल वाला एग्जाम्पल क्लियर है आप लोगों को, है ना। सुनील ने बोला अनिल को कि भैया मूवी चलेगा क्या, तो इसमें दिक्कत क्या थी कि सुनील का इंटेंशन कभी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का था ही, वो एक सोशल ऑब्लिगेशन था कि सोसाइटी में इस तरीके के ऑफर और एक्सेप्टेंस रोजमर्रा में दिए और लिए जाते हैं, तो उस पर आप किसी प्रकार का एनफोर्सिबिलिटी नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े उस पर? ठीक है, और कुछ रिवीजन देख लीजिए एक प्रकार का। ओके, अब प्राइमरी रूल ये बोलता है, ध्यान देना, कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ध्यान देना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो राइटिंग में ही होगा। हम चाहते हैं राइटिंग में हो, हम ये नहीं बोल रहे कि राइटिंग में होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम चाहते हैं राइटिंग में हो, क्योंकि आपको राइटिंग में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में किसी प्रकार के डिस्प्यूट में काम आएगा, डिस्प्यूट में काम आएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि ओरल मत करो, ओरल एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं ऐसे लोगों के बीच में जिनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम उस पर जा ही नहीं रहे। ठीक है, अब एक सेक्शन में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑफर, एक्सेप्टेंस, ओके ना, ओके। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एग्रीमेंट प्लस, इसको अगर थोड़ा सा और पोर्शन मिला है तो प्लस एनफोर्सिबिलिटी, है ना। और थोड़ा सा अगर इसको हम लोग पोर्शन मिला है तो प्लस कॉन्ट्रैक्ट। यानी किस तरीके से, जब एक ऑफर एक्सेप्ट होगा तो वो क्या बनेगा, एक एग्रीमेंट, और वही एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबिलिटी में आएगा तभी क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है। तो अगर ऑफर ही रिजेक्ट हो गया, ध्यान देना, तो वो कभी एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, और जब एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो वो कभी एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकता, और एनफोर्सेबिलिटी ही नहीं होगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बनेगा। तो इनका एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। क्या है? डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हुआ क्या मैंने क्या बोला आपको, है ना। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया ना तो उसको प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी, मगर आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कुछ प्राइमरी रूल मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ प्राइमरी बेसिक रूल है जो बच्चे कई बार समझते नहीं हैं। देखिए, प्राइमरी रूल हम क्या बता रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अगर राइटिंग में ही हो तो बेहतर होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, होते हैं, मगर हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही हो, क्योंकि आप उसको फ्यूचर में एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं डिस्प्यूट के तौर पर। ठीक है, ये हुआ कि राइटिंग में ही होगा तो अच्छी बात है। दूसरा रूल, ये पहला रूल है,
दूसरा रूल, कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑफरर है, मतलब जो प्रॉमिसर है, जो वादा निभाने का वादा कर रहा है, उसके इंटेंशंस ऑलवेज, हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज try to create लीगल ऑब्लिगेशन, यानी आप एक दूसरे से लीगल रिलेशन ही क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वो मूवी वाले एग्जांपल में तो लीगल रिलेशन क्रिएट ही नहीं हो रहे, वो तो सोशल रिलेशन है, तो एनफोर्सिबिलिटी आएगी नहीं। तीसरा रूल बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को इस पे कंफ्यूजन होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ लेन देन होता है, लेन देन। उस लेन देन को हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुछ तो आपस में लिया और दिया जाएगा, समथिंग इन रिटर्न। क्लियर है? अब ध्यान देना। तो लोग बोलते हैं किस फॉर्म में, ये मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं, ये मेरा तरीका है। दो फॉर्म में लिया और दिया जाता है, एक मनी, दूसरा प्रॉमिस। इनकी वैल्यू होनी चाहिए लॉ में। क्या होनी चाहिए? वैल्यू। एग्जाम्पल समझा देता हूं, भूलना मत कभी। फॉर एग्जाम्पल, चेक कागज के रूप में होता है बट वैल्यू होती है, प्रॉमिस होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और मनी के फॉर्म में तो आपको पता है, लीगल करेंसी, लीगल टेंडर मनी जो चलन में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, अच्छा, आप प्राइमरी रूल आपने बोल दिया सर बिना मनी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्या होते हैं, मगर वो सब एक्सेप्शंस हैं, वो हम पढ़ेंगे। प्राइमरी रूल क्या बोलता है? कुछ ना कुछ तो मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ ना कुछ, चाहे 1 रुपए का हो मगर होगा। ये 3 चीजें आपको भूलनी नहीं है। क्या क्या है, रिपीट करेंगे मेरे साथ में, कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें पार्टी के इंटेंशंस क्या होंगे, टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, राइटिंग में होगा, और क्या, कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ तो लेन देन उनके बीच में होना चाहिए। सर इसमें से कौन से दो जरूरी है? तीनों ही जरूरी है। सुनिए, लेन देन तो गलत कामों के लिए भी हो सकता है, तो कौन से दो इंपॉर्टेंट हुए जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं बन सकता? तो आपका पहला क्या होगा? एक तो सर राइटिंग में, और दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, सुनील और अनिल वाले एग्जाम्पल में कहीं से भी लीगल ऑब्लिगेशंस थे ही नहीं। अगर आप देखेंगे वो तो सोशल ऑब्लिगेशंस थे। प्यार मोहब्बत में वो उसको पूछ रहा था पिक्चर चलेगा क्या, दोस्त यार है ना, तो इसलिए वो जस्ट एन एग्रीमेंट रह गया, है ना, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, नो इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं होगी। ठीक है, तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करने के लिए क्या क्या जरूरी है, फिर से रिपीट करेंगे। एक प्रॉपर ऑफर, एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस, ठीक है, और एनफोर्सेबिलिटी प्लस कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। लेगा कि नहीं लेगा, यहां तक तब्दील हुआ। कौन सी दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है? राइटिंग में होना और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको हस्बैंड वाइफ का भी दिया था। अगर हस्बैंड अपनी बीवी से कोई वादा करता है, जो रोजमर्रा में हर एक हस्बैंड अपनी बीवी से वादा करता है, तो वो प्यार मोहब्बत में किया हुआ वादा है, ख्याल खैरत में किया हुआ वादा है, उसको किसी प्रकार का लीगल ऑब्लिगेशन ना ले, है ना। उसके लिए हर बीवी ऐसे में अपने हस्बैंड को नहीं तो रोज स्यू करेगी। अब सुनो पूरी बात, इसका एक एक्सट्रैक्शन बताता हूँ। मान लो एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ ने उसको कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए स्यू किया कि भाई मैं इनसे अलग रहना चाहती हूँ बट मुझे महीने का खर्चा चाहिए। तो कोर्ट ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ना राइटिंग में, कि भैया हस्बैंड को हर महीने कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो ना यहाँ पर ऑफर हुआ था, ना यहाँ पर एक्सेप्टेंस था, है ना, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया? लॉ ने। किसने बनाया? लॉ ने। यानी इस तरीके की चीजें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर जो उनके रिलेशंस थे वो क्या थे, क्यों गए वो लोग कोर्ट?
जल्दी बोलो। टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्या क्या है जरूरी? सबसे पहले होना चाहिए एग्रीमेंट, यानी है ना। एग्रीमेंट किससे मिलके बनता है सर? प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट फिर क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल, यानी एनीथिंग विच इज अलाउ बाय द लॉ, एनी एक्टिविटी विच इज अलाउ बाय द लॉ, तब वो क्या बनता है? जल्दी बोलेंगे, क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या लगेगा इन तीनों के अलावा, तो मैं बता देता हूँ आपको। कुछ ना कुछ लेन देन होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। वो लेन देन या तो मनी के फॉर्म में होगा या किसी प्रॉमिस के फॉर्म में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ तो बदले में लेन देन होना ही चाहिए, है ना। जैसे आपने वहां देखा, हस्बैंड भी वाइफ को कुछ ना कुछ पे कर रहा है, एक तो वादा भी कर रहा है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि कुछ ना कुछ तो रिटर्न में मिलेगा। ठीक, समथिंग इन रिटर्न होना, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेंगे, नहीं तो वो गिफ्ट के तौर पर चले जाएगा। ऐसे तो हमको शादियों में कितनी चीजें मिलती हैं, मगर उसके बदले हम थोड़ा ना उनको कुछ पे करते हैं, वो गिफ्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप हम लोग नहीं। गिफ्ट भी एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आ सकता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा बाद में। एक इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। मिल्खा सिंह वाली मूवी देखी हो ना, मिल्खा सिंह वाली, उसमें जो मिल्खा सिंह थे ना, उन्होंने अपनी स्टोरी को 1 रुपए में बेचा था फरहान अख्तर को। क्यों उन्होंने 1 रुपए क्यों लिया? क्योंकि अगर वो 1 रुपए में नहीं बेचते तो वो एक एग्रीमेंट रह जाता, गिफ्ट रह जाता कि मैंने अपनी स्टोरी बेच दी। फिर वो स्टोरी के साथ कुछ भी कर सकते थे, फिर मिल्खा सिंह शायद उसको स्यू नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने उसको सिर्फ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन, और 1 रुपए की वैल्यू है कि नहीं है सर? बिल्कुल है, वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कुछ ना कुछ समथिंग, कुछ तो आपको रिटर्न में लेना देना चाहिए। आप देखते हो कई बार लोग करते हैं ना 1 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, अच्छा, हम कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कभी कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए भी होता है, कभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं करने के लिए भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, मान लेते हैं, चलो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल कैंसिल करते हैं, समझाते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ध्यान देना, क्या बोला मैंने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी का कॉन्ट्रैक्ट है विराट कोहली से। किससे कॉन्ट्रैक्ट है? विराट कोहली से, कि भैया आप आरसीबी छोड़ के अगले 5 साल कहीं नहीं जाएंगे। तो मुझे बताओ, कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है क्या कुछ ना करने के लिए? सर कुछ ना करने के लिए, मतलब नहीं छोड़ने के लिए। तो इसको हम नेगेटिव भी कहते हैं, नेगेटिव कंसिडरेशन या नेगेटिव ऑफर, इस प्रकार के। जब कुछ ना करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया लिया जाए, होता है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बीच में भी होता है कि तू 2 साल सर्विस नहीं छोड़ेगा, है ना। होलसेलर रिटेलर के बीच में होता है कि तू मेरे अलावा 2 साल किसी और को माल नहीं बेचेगा। तो जब कुछ ना करने के लिए भी लेन देन किया जाता है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट तो क्लियर हो गया आपको। अभी इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, बट ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन हो गया। कंसिडरेशन मैंने फिर से रिपीट किया, तो कुछ प्रॉमिस के फॉर्म में होगा या मनी के फॉर्म में होगा। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के बीच में, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज है उनकी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो कैपेबल है टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कैपेबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर क्या होती है वो, थोड़ा समझाइए। यस, अगर एक पार्टी है ए, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं। पहले तो माइनर नहीं होना, एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1872, अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इज नोन एज माइनर, है ना, है ना, बिलो। ठीक है, बराबर है ना, बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज। ओके, इसको हम माइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर। फिर वो अनसाउंड नहीं होना। अनसाउंड मतलब मैं बता दूंगा आपको, जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, जिसे अच्छे और बुरे में समझ नहीं, अनसाउंड माइंड, जो दिमागी तौर पर सही नहीं है। इसमें हम 2 एग्जाम्पल लेंगे समझाने के तौर पर, क्योंकि हम कोर्ट ऐसा मानता है कि जो लोग दिमागी तौर पर ठीक नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उन्हें सही गलत में फर्क कैसे समझेगा। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए आपको। एक तेरे नाम का सलमान खान,
आपने देखा होगा जब उसको मार पड़ती है गजनी का आमिर खान, ये कहाँ मेंटली ठीक रहते हैं? और कोई मिल गया क्या ऋतिक? या बर्फी की प्रियंका चोपड़ा? ये अनसाउंड पीपल है। कोई बचपन से अनसाउंड था, कोई कोई इंसिडेंट की वजह से अनसाउंड हुआ, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ये लोग एलिजिबल नहीं है। और तीसरा ड्रंकर्ड्स, जो नशे में है उस वक्त, जो शराबी हैं, जिन्हें सही गलत में फर्क नहीं पता है। ठीक है, ये अनसाउंड का मैंने एक थोड़ा सा बाइफर्केशन किया है, क्लासिफिकेशन किया है। और कुछ लोग भी हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं। इनके अलावा भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट करने की श्रेणी में नहीं आते, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो इसको उल्टा करें तो क्या होगा? आपका मेजर होना जरूरी है, 18 साल से ऊपर, साउंड माइंड होना जरूरी है, आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ड्रंक, नशे में ना हो, और आप क्वालिफाइड हो, डिस्क्वालिफाइड ना हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हुई आपकी कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी। मैं समझा रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। कितने एलिमेंट पढ़ लिया आपने? प्रॉपर ऑफर होना, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना, फिर ही क्या बनेगा आपका एग्रीमेंट, फिर वो क्या होगा एनफोर्सिबल अगर होगा बाय लॉ, तभी वो क्या बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिबिलिटी में क्या क्या पॉइंट बताया मैंने, रिपीट करो एक बार। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस इन राइटिंग, है ना, और कम से कम 2 पार्टीज होना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने क्या पढ़े? कुछ ना कुछ लेन देन तो होना चाहिए, दैट इज कंसिडरेशन। फिर कैपेसिटी भी हम लोगों ने पढ़ी, है ना। इतना समझा आप लोगों को? पक्का बेसिक समझा आपको? अब मैं आपको और 1-2 पॉइंट बता रहा हूँ कि जो 2 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अनिल और सुनील, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो बताओ। तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर जो पढ़े अपने, अनिल 18 साल का होना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली, ये भी 18 साल का होना, डिस्क्वालीफाइड नहीं ना, और अनसाउंड नहीं होना। आपके दिमाग में अगर सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते क्या? करते हैं ना, वो हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे, करते हैं, है ना। मतलब उनके बेनिफिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो खुद नहीं कर सकते, वो हम एक्सेप्शन में जरूर पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और अब नेक्स्ट चीज पढ़ी जाएगी अपन जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त। लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी आपका ऑब्जेक्ट अगर लगा अनलॉफुल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा। याद है चोरी वाली कार? अगर यहाँ अनिल सुनील को बोले कि यार एक काम करना है सुनील, अपने को ना राकेश को अपने को ना राकेश को किल करना है, मारना है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है, क्योंकि मारना इज अ क्राइम। ये तो कॉन्ट्रैक्ट गलत है। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट कहीं बनेगा ही नहीं, ये अनलॉफुल एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट है। अगर अनिल सुनील को बोले कि यार हम एक काम करते हैं, ड्रग्स का सप्लाई हम करना चाहते हैं, नशा, ड्रग्स का लेन देन, वो चीज़ जो बैन है, वो चीज़ जो अनलॉफुल है, तो ये ऐसे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे नहीं। आपका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना? लॉफुल। ऐसी चीज़ों में लेन देन करो जो लॉफुल है, जो इंडियन कानून के हिसाब से सही है, उन्हीं चीज़ों को बेचो, खरीदो, ऑफर करो, एक्सेप्ट करो। तो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट क्या होना? लॉफुल होना। क्या होना? लॉफुल। क्लियर है? तो एक और एलिमेंट जुड़ गया अब साथ में, क्या हो गया? लॉफुल ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? लॉफुल ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये नहीं, ये छोटी छोटी सी चीज़ जुड़ती जाएंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होंगी। दूसरी बात, जो 2 पार्टी, ध्यान देना, ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रही हैं, जिसका एक पार्टी का नाम हमने देख लिया था, एग्जांपल देते हैं एक्स और दूसरा वाई। तो ध्यान देना, जो आप ऑफर कर रहे हैं वाई वही एक्सेप्ट करेगा जब ये एग्रीमेंट होगा। लिख लेना वहाँ, आप जो ऑफर कर रहे हैं सामने वाला जब वही एक्सेप्ट करेगा तो एग्रीमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए के पास में 3 कार है, एक कार है ए, बी और सी। अब एक्स ने वाई को ए कार ऑफर किया, बट वाई को ऐसा लगा कि वो बी कार ऑफर कर रहा है। सेम कंपनी की थी, मॉडल अलग अलग थे, मगर एक्स ने उसको स्पेसिफाई नहीं किया। तो यहाँ पर क्या दोनों एक ही चीज़ के लिए सहमत हो रहे हैं क्या? नहीं सर। तो फिर किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्योंकि ए कुछ और बेचना चाह रहा है और वाई कुछ और चीज़ खरीदना चाह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं बाहुबली वाला देखियो, बाहुबली मूवी देखियो,
उसमें बाहुबली का रिश्ता लेके जाते हैं हीरोइन के पास में कि बल्लाल देव का, बल्लाल देव का। वो सोचती है बाहुबली का है, वो बल्लाल देव का लेके जाते हैं। आपको याद होगा, याद आया कुछ, है ना? देवसेना के पास किसका रिश्ता जाता है? बल्लाल देव का। वो क्या सोचती है किसका है? बाहुबली का। तो वो कुछ और सोच रही है, ऑफर किसी और चीज का आ रहा है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाया था? नहीं, क्योंकि दोनों का माइंड अलग अलग चीजों पे आया, दोनों की सहमति अलग अलग चीजों पे बनी। तो ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब मीटिंग ऑफ माइंड्स होंगे, मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब दो लोगों का दिमाग एक ही चीज पर एक ही तरीके से सहमत होगा। ऐसी तो शादी भी होती है, ऐसी तो हम सामान खरीदते हैं, जो हम कुछ और खरीदना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और बनना चाह रहा है, ऐसे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। मीटिंग ऑफ माइंड्स, है ना, एट द सेम थिंग, है ना, एट द सेम थिंग बाय डिफरेंट पर्सन, बाय डिफरेंट पर्सन। ठीक है, इसको हम एक लैटिन वर्ड में लिखेंगे यहाँ पर। इसको हम बोलते क्या है? कंसेंसस। कंसेंस बनी मतलब दोनों की सहमति, कंसेंसस एड इडम, इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंसस, सहमति बनी दोनों की एक ही चीज पर। ये भी होना बहुत ज्यादा जरूरी। सहमति नहीं बनेगी तो कहां से कॉन्ट्रैक्ट होगा? आप खुद सोच लो। मैं बेचना कुछ और चाह रहा हूँ, ऑफर कुछ और कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कुछ और करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो मेरा तो काम बन जाएगा। फिर मेरा तो काम बन जाएगा, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्राइमरी रूल्स है, हर चीज के एक्सेप्शंस भी हैं, हर चीज के एक्सेप्शंस भी। कुछ करने के लिए भी ऑफर किया जाता है, कुछ नहीं करने के लिए भी ऑफर किया जाता है, रिमेंबर। तो जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखा हूँ वो आपको अपनी कॉपी में लिख के रखना है, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, इतना मुझे पढ़िए और मुझे बताइए समझा क्या, फिर हम आगे बढ़ेंगे।